हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस। और आज हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 2 पर। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, जो भी क्वेश्चन है स्क्रीन पे उसका आपको खुद आंसर लगाना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देखना है। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको तभी होने वाला है। अदरवाइज़ आप एक काम और भी कर सकते हो, आप टेस्ट को उठाओ, 50 क्वेश्चंस अपने आप कर लो, उसके बाद इन 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखो। आपको पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इस टेस्ट सीरीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा तभी होगा। अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो उसका आपको कम फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 2 से। और टेस्ट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट के बारे में जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट सबसे पहले तो होता क्या है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि मीथेन हाइड्रेट क्या होता है। देखो, मीथेन जो गैस होती है ना, वन सेकेंड, जो मीथेन गैस होती है उसके चारों ओर जब वाटर के मॉलिक्यूल इंटरलॉक कर लेते हैं, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, आइस का। यस, ये एक टाइप की आइस होती है जिसमें क्या होती है, मीथेन होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक केज लाइक लैटिस होता है आइस का, जिसमें क्या होती है, मीथेन होती है। सेकेंड है, इट एग्जिस्ट अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब आइस किस कंडीशन में बनती है, बर्फ किस कंडीशन में बनती है, जहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, तो बिल्कुल ये भी कंडीशन सही है। थर्ड है, इट इज फाउंड इन ऑन शोर डिपोजिट्स इन परमाफ्रोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कनाडा एंड। अब जहाँ पे परमाफ्रोस्ट होगा, जहाँ पे आइस होगी, चाहे नॉर्दर्न कनाडा और रशिया हो, तो वहाँ पे मिल सकता है ये, तो यस वहाँ पे भी मिल सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इस मीथेन हाइड्रेट के बारे में करेक्ट है। ठीक है, आपको केवल इसमें कॉमन सेंस लगानी है। चलो, ये आपको हो सकता है ना भी पता हो। अगर आपको पहली स्टेटमेंट पता है कि ये केज लाइक लैटिस है आइस का, तो आइस किस कंडीशन में बनती है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑन शोर डिपोजिट्स इन परमाफ्रोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कनाडा एंड रशिया में भी पाई जाती है ये। लेकिन ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल यही नॉर्दर्न कनाडा और रशिया में ही पाई जाती है। ये मतलब ये मेनली कहाँ पाई जाती है, सी बेड में पाई जाती है, सी बेड में भी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आर्कटिक परमाफ्रोस्ट में पाई जाती है, अंटार्कटिक के जो वो है वहाँ पे भी पाई जाती है। ठीक है, अंटार्कटिक आइस में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट होते हैं ना अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ठीक है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में भी ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में भी ये पाई जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा डीप वाटर सेडिमेंट्स जो भी इनलैंड लेक्स या सीज में होते हैं वहाँ पे भी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे, डीप वाटर सेडिमेंट्स में भी ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी पाई जाती है। क्या इंडिया में भी कहीं पाई जाती है, यस, कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऐसा माना जाता है कि ये पाई जाती है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, क्या, मीथेन हाइड्रेट कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऐसा माना जा रहा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी मीथेन हाइड्रेट्स के कुछ वो हैं, रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन और किस लिए फेमस है, आपने सुना होगा, ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। किसके लिए, ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। और ये आईयूसीएन के अकॉर्डिंग कौन सी स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है। कौन सी, ओलिव रिडले टर्टल। कहाँ पे, गोदावरी कृष्णा बेसिन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मीथेन हाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान रख लें। इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको ड्रिल नहीं किया जा सकता, इसको कोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और मीथेन जो है ये क्लीन फ्यूल है, इकोनॉमिकल फ्यूल है, इसलिए हम यहाँ से इसको निकालना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि देखो, इसमें जो मीथेन हाइड्रेट बोल रखा है ना, अगर अभी तो हमने पढ़ लिया कि ये मीथेन हाइड्रेट है, लेकिन इसको अदर नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से इसको मीथेन हाइड्रेट को जाना जाता है, इसको मीथेन क्लैथरेट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन क्लैथरेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मीथेन क्लैथरेट भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोमीथेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीथेन भी बोलते हैं। इसको मीथेन आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
मीथेन आइस भी बोलते हैं, इसको फायर आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फायर आइस भी बोलते हैं। इसको नेचुरल गैस हाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? नेचुरल गैस हाइड्रेट भी बोलते हैं। और इसको गैस हाइड्रेट भी बोला जाता है, बस गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट या फिर नेचुरल गैस हाइड्रेट या फायर आइस या मीथेन आइस या हाइड्रोमीथेन या CH4 क्लेथरेट, ये सारे ही अगर आपको नाम दिखते हैं तो ये किसके हैं? इसको मीथेन हाइड्रेट को ही इन सारे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ये भी आ जाए तो भी आपको समझना है कि इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखना 1 लीटर सॉलिड जो ये मीथेन हाइड्रेट है या जो हाइड्रेट है, ये 165 लीटर गैस को निकालता है। कितनी लीटर गैस होती है? किसमें? 1 लीटर में। 1 लीटर मीथेन हाइड्रेट में 165 लीटर मीथेन होती है। ठीक है, अभी इंडिया ने कनाडा के साथ इस जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए कनाडा के साथ एग्रीमेंट किया है। किसने? इंडिया और कनाडा ने। ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करें 1 क्यूबिक मीटर जो मीथेन हाइड्रेट है उसमें कितनी मीथेन होती है? उसमें होती है 160 से 180 क्यूबिक मीटर मीथेन। कितनी? 160 से 180 क्यूबिक मीटर मीथेन। 1 क्यूबिक मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 क्यूबिक मीटर मीथेन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इतनी ज़्यादा इसमें मिलती है, इसीलिए ये क्या है, इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया भी और अदर नेशंस भी। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके एक क्लीन फ्यूल का अल्टरनेटिव बन सकता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 1 सेकेंड। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन्स आर क्लासिफाइड एज मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में कौन कौन से आइडेंटिफाई किए गए हैं? ठीक है, हमें मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताना है। देखिए, रुको 1 मिनट। देखो भाई, ये हैं सारे हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगरा, दिल्ली, कालका, सहारनपुर इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद, वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई, पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, कोलकाता, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम, गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, बेंगलोर, कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन और कोल्लम, त्रिवुंतपुरम बेल्ट। ठीक है, ये है हमारे सारे क्या? ये है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा। देखो, अभी हमने गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन अभी पढ़ा था। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने कि यस ये तो है। सेकंड, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में नहीं है। थर्ड है नॉर्दर्न मलाबार रीजन, अभी हमने क्या पढ़ा था? नॉर्दर्न मलाबार रीजन। फिर है कोल्लम, त्रिवुंतपुरम। देखो, कोल्लम, त्रिवुंतपुरम रीजन तो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये देखो, कोल्लम, त्रिवुंतपुरम बेल्ट थी, बेंगलोर था, मुंबई, पुणे था, अहमदाबाद था, छोटा नागपुर, कोलकाता, विशाखापट्टनम, दिल्ली, आगरा, दिल्ली, कालका। ठीक है, अब हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्दर्न मलाबार रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। तो हमें पता चल गया कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं। तो आपको आज के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, इनका आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ए से मतलब सबसे पहले 2 हैं आगरा, अहमदाबाद वाला, फिर छोटा नागपुर वाला, फिर कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, बेंगलोर एंड कोल्लम, त्रिवुंतपुरम। ठीक है, नॉर्दर्न मलाबार नहीं है। तो और जितने बच गए वो क्या होंगे? माइनर इंडस्ट्रियल रीजन होंगे। ठीक है, ये माइनर में आते होंगे और जो मेजर हैं वो 8 ही हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है वो किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है? देखो, आपको पता होगा जो प्राइमरी वर्कर्स हैं उनको बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज करने वालों को रेड कॉलर वर्कर्स। उनको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। तो प्राइमरी तो होगा नहीं, तो किसको बोलते हैं? याद रखना, सेकेंडरी को बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज करने वालों को ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज करते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है।
ठीक है। वाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है, ये प्रोफेशनल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करते हैं। और क्वीनरी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो क्वीनरी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको बोला जाता है गोल्ड कॉलर वर्कर्स। कौन सा बोला जाता है? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो आपको सारी समझ में आ गई, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ब्लू कॉलर वर्कर किसको बोला जाता है? जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हमें बताना है इक्वेटोरियल रीजन के बारे में। किसके बारे में? इक्वेटोरियल रीजन के बारे में हमें बताना है। इक्वेटोरियल रीजन्स आर इनहेबिटेड बाय बेडुइन्स, पिग्मीज एंड ओरांग असली। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों ट्राइब रहती क्या है सबसे पहले। ठीक है, जो बेडुइन्स है ना, ये अरेबिया में रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? ये अरेबियन ट्राइब है ये। ठीक है, ये अरेबिया में रहती है। और जो ये पिग्मीज़ हैं ये कोंगो में रहती हैं। पिग्मीज़ कहाँ रहती हैं? कोंगो में रहती हैं। और जो ओरांग असली हैं ये कहाँ रहती हैं? मलेशिया में रहती हैं। मलेशिया में रहती हैं। और जो आपको पता है जो अरेबिया है वो तो इक्वेटर पे है ही नहीं, तो इसका मतलब बेडुइन्स ये सारी जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे नहीं रहती हैं, क्योंकि जो बेडुइन है वो तो हमारा कहाँ पे नहीं है? इक्वेटर पे है ही नहीं। सेकेंड है मोस्ट प्रिमिटिव पीपल लिव्स एंड हंटर गैदरर्स एंड कलेक्टर्स। ये स्टेटमेंट सही है कि ज़्यादातर जो पीपल थे पहले जो रहते थे वो हंटर गैदर और कलेक्टर्स की तरह ही रहते थे। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन पे कौन कौन से कंट्रीज होती हैं और उनमें कौन कौन सी ट्राइब रहती हैं। तो इसने ट्राइब के नाम दिए, जैसे बेडुइन्स ये अरेबिया में रहते हैं और अरेबिया इक्वेटर पे नहीं आता। ठीक है, पिग्मीज कोंगो, ये कोंगो तो आता है, लेकिन ओरांग असली ये भी आता है, लेकिन ये बेडुइन्स नहीं आता, तो ये अरेबिया में होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी जो चीज़ें हैं वो इक्वेटर पे आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है कि ब्राउन कोल इज यूज एज ए फ्यूल इन स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। देखो हो सकता है हमें ये स्टेटमेंट ना पता हो, इसको छोड़ दो। सेकेंड है बिटुमिनस कोल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन एंथ्रासाइट। आपको एक चीज़ पता होगा कि 3 टाइप के हमारे कोल होते हैं, एक ब्राउन कोल, एक बिटुमिनस कोल और एक होता है एंथ्रासाइट कोल, जिसमें एंथ्रासाइट की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और फिर बिटुमिनस और फिर ब्राउन कोल, ये होता है इनका वो क्या बोलते हैं वो सीक्वेंस। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होता है, इसमें सबसे कम इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इसने बोल रखा है कि बिटुमिनस कोल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन एंथ्रासाइट। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है हमारी 2 स्टेटमेंट कट गई। इसका मतलब या तो पहले स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड पढ़ लेते हैं। बिटुमिनस कोल हैज द फीवेस्ट इम्प्योरिटी। देखो फीवेस्ट इम्प्योरिटी किस में होंगी? एंथ्रासाइट में होंगी। किसमें होंगी? फीवेस्ट जो इम्प्योरिटीज होंगी वो होंगी एंथ्रासाइट में, क्योंकि जो बिटुमिनस है उसमें मीडियम टाइप की इम्प्योरिटीज होंगी एंड हायर कार्बन कंटेंट ऑफ ऑल टाइप्स। तो याद रखना, ये आपको पता है कार्बन कंटेंट जो है 92 से 98% होता है एंथ्रासाइट में। सबसे ज़्यादा हायर कंटेंट किस में होता है? एंथ्रासाइट में होता है। और फ्यूवेस्ट इम्प्योरिटीज भी किस में होती हैं? एंथ्रासाइट में ही होती है। तो ये बिटुमिनस कोल में नहीं होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी, और थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। बेशक हमें फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं पता थी, लेकिन अगर हमें अलग दो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें बताना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट्स वो उसमें आइडियल नहीं है गुड हार्वेस्ट ऑफ वीट के लिए। वीट की हार्वेस्ट के लिए क्या चीज़ आइडियल नहीं है? सबसे पहले बोल रहे हैं इसको 75 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए। तो यही स्टेटमेंट हमारी पहली तो रॉन्ग है, क्योंकि इसको कितना हमें वो चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर की हमें बारिश चाहिए। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर की हमें बारिश चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। रॉन्ग क्या होगी? मतलब हाँ हमें रॉन्ग ही बतानी है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट तो होगी। सेकंड है लाइट लोमी सोइल। लाइट लोमी सोइल हमें कौन सी चाहिए? लाइट लोमी सोइल चाहिए। देखो ये तो चाहिए हमें। थर्ड है विंटर टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और समर टेम्परेचर 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये भी हमें चाहिए। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो हमें चाहिए, लेकिन फर्स्ट नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। समझ में आया कि 50 से 75 सेंटीमीटर ही हमें रेनफॉल चाहिए वीट के हार्वेस्ट के लिए, हमें उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसने बोला है कि 75 से हमें 100 चाहिए, नहीं हमें 50 से 75 चाहिए। याद रखना ये लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, और हमारे जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 14% के अप्रोक्स जो है वो वीट कल्टीवेशन में है।
कितना है हमारे टोटल क्रॉप्ड एरिया का 14% जो हमारा वो वीट में जाता है, ठीक है। और नॉर्दर्न स्टेट में इसकी इल्ड हाई है, ठीक है। इल्ड कहाँ पे हाई है वीट की? नॉर्दर्न स्टेट्स में। ये कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। वीट कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है, ठीक है। याद रखना इंडिया जो है प्रोडक्शन में सेकंड मोस्ट प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया क्या है? सेकंड मोस्ट प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वीट का वो लेस देन 1% है। कितना है? लेस देन 1%। याद रखना 13% वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया करता है। 13% वर्ल्ड का प्रोडक्शन है जो वीट का वो इंडिया करता है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो 1% से भी लेस करता है, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा जो है वीट यहीं पे कंज्यूम ही हो जाता है कि हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट फिर करता कौन है? ज़्यादातर जैसे कि रशिया एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम, EU एक्सपोर्ट करता है, USA एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं वीट की, ठीक है। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता, प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा, तो अप्रोक्स 13% वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। रबी क्रॉप है ये, 14% जो क्रॉप्ड एरिया है हमारा वो वीट में है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन सा जो है मेजर पोर्ट है, हमें ये बताना है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा मेजर पोर्ट है, कौन सी कंट्री में है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कौन सा मेजर पोर्ट कौन सी कंट्री में। सबसे पहले बोल रखे कि हैम्बर्ग पोर्ट जर्मनी, एंटीवर्प नीदरलैंड, बाल्टीमोर USA। देखो ये पता ही होगा, तभी पता होगा। देखो हवाना जो है वो क्यूबा में है, हवाना जो है वो कहाँ पे? क्यूबा में है, तो ये ब्राज़ील में है नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो आप मतलब हो सकता है कि आपने कभी कभी पढ़ी हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रोंग है, और हमें रोंग ही बतानी कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी रोंग है, हमें रोंग ही बतानी है। तो रोंग ही बतानी है, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो रोंग है ही, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो कट गई थी, ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर है बाल्टीमोर, ठीक है। ये जो बाल्टीमोर याद रखना, ये कहाँ पे? USA में ही है, याद रखना, ठीक है। बाल्टीमोर कहाँ पे? USA में ही है। फिर उसके बाद है एंटीवर्प। एंटीवर्प कहाँ पे? बेल्जियम में। ये नीदरलैंड में नहीं है, ठीक है। ये नीदरलैंड में नहीं है, ये कहाँ पे है? बेल्जियम में है, ठीक है। एंटीवर्प कहाँ पे है? बेल्जियम में है, ठीक है। और हैम्बर्ग, हैम्बर्ग कहाँ पे है? हैम्बर्ग जर्मनी में है। हैम्बर्ग कहाँ पे? जर्मनी में ही है। तो हमें बताना कौन सा सही नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ जो है वो हमारे सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? डी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या जाता है? डी। तो आपको ये याद होंगे ही, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ, सॉरी इंडस्ट्रियल कहाँ से याद रहे, मेजर पोर्ट्स कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो ये जो है ये है मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी मतलब देख सकते हो, थोड़े बहुत आपको इसमें से हेल्प मिल सकती है कि मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे हैम्बर्ग दे रखा है, यहाँ पे एंटीवर्प दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या क्या पूछा था? बाल्टीमोर पूछा था, वो इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। बाल्टीमोर इसमें नहीं दे रखा, तो लेकिन वैसे मेजर पोर्ट्स में जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कि क्लांग हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, सिजेन हो गया, चिबा, कोबे, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि कोई और भी पोर्ट्स के नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ये देखो भाई, ये और एक डिफरेंट टाइप का मैप है जो है वो मैंने दिखा दिया है। इसमें लगभग सारे ही हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे सेंटोस जो है वो ब्राज़ील में है, ठीक है। मैक्सिमम जो है USA के भी पोर्ट्स इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। जो हमने अभी देखे हैं कौन कौन से हैं? हैम्बर्ग, एंटीवर्प, एंटीवर्प इसमें नहीं है मेरे ख्याल से, हैम्बर्ग है, लंदन है, रोटरडैम है, लेकिन मैक्सिमम पोर्ट्स इसमें भी हैं। तो आप एक बार इसको भी अच्छे से देख सकते हो कि कौन से पोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये दोनों मैप आप एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन से पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। आगे से कोई पोर्ट आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आप इसी में से देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर हमारे 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में। किसके बारे में? पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में। बोल रहे कि प्रेरीज में पेस्टोरल नोमैड्स जो है वो इलामास को वो करते हैं, रियर करते हैं। तो याद रखना सबसे पहले तो जो है ना जो इलामाज हैं उनको रेयर करते हैं पेस्टोरल नोमैड्स, कहाँ पे? एंडीज में। कहाँ पे? एंडीज में, ना कि प्रेरीज में, ठीक है। याद रखना प्रेरीज में नहीं करते, एंडीज में करते हैं। और एंडीज कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिका में है,
कहाँ पे है? एंडीज साउथ अमेरिका की मतलब वो है माउंटेन्स हैं। और जो ये प्रेरीज हैं ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। तो ध्यान रखना, प्रेरीज में नहीं, एंडीज में रियर करते हैं लामास को, ठीक है। सेकंड है, इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रेंडियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल रियर्ड बाय द पेस्टोरल नोमैड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्कटिक और सब आर्कटिक में जो रेंडियर है उसी को पाला जाता है पेस्टोरल नोमैड्स के द्वारा। ये स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी, ठीक है। तिब्बत में वही किसको पाला जाता है? यॉक को पाला जाता है, ठीक है। तिब्बत में किसको पाला जाता है? यॉक को पाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है? व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम के बारे में, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं व्हाइट स्पॉट डिजीज इज अ डीएनए बेस्ड हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। तो यस, ये डीएनए बेस्ड हाईली जो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये केवल और केवल क्रस्टेशियन को इन्फेक्ट करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एट प्रेजेंट इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये ऐसे ही फैलता जा रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। किसके बारे में? व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के बारे में, ठीक है, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के बारे में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है? सब अर्बनाइजेशन के बारे में बताना है। सब अर्बनाइजेशन क्या होता है? सब अर्बनाइजेशन होता है कि जो पीपल जैसे दिल्ली के चारों ओर रहने लग जाते हैं ना, पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, उसी को बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सब अर्बनाइजेशन। तो इसी को बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो सब अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं? जब अर्बन एरिया के अराउंड, ठीक है, डीकंजेशन के लिए जब जो एरिया बन जाता है उसको बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर वाले कुछ मतलब जो एरियाज हैं वहाँ पे भी रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन। टेंथ का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है? मेजर कोलफील्ड्स के बारे में बताना है कि मेजर कोलफील्ड्स जो है वो कहाँ कहाँ हैं वर्ल्ड के, मेजर कोलफील्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो रूहर है, वो कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है। रूहर जो है वो कहाँ पे है? यूरोप में है। तो ये तो आपको पता ही होगा, रूहर कहाँ पे है? यूरोप में ही, तो ठीक है। सिंग्रेनी तो इंडिया में है, एशिया में है, तो ये भी सही है, ठीक है। सेंटा कैटराइन, जो सेंटा कैटराइन है याद रखना ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। ये सेंटा कैटराइन ये कहाँ पे? ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। और वेंकी जो है वो कहाँ पे है? जिम्बाब्वे अफ्रीका में ही है। वैसे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है, लेकिन ये कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में है, ठीक है, जिम्बाब्वे में है। तो वेंकी भी अफ्रीका में ही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारी केवल थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और सारी स्टेटमेंट क्या है? हमारी करेक्ट है। तो ये मेजर कोलफील्ड जो वर्ल्ड के हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, ये हैं हमारे सारे जो मेजर कोलफील्ड हैं वर्ल्ड के, ये सारे मेजर कोलफील्ड हैं, ठीक है। एक बार ही आप इसको देख लो, ठीक है। जिसकी भी किसी कोचिंग की पीडीएफ है वो उस पर ध्यान मत देना, लेकिन जो मेजर कोलफील्ड इन्होंने अच्छे से बताए हैं तो आप उसको देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे एक रेड में क्या क्या लिख रखा है? इंडिया हैज़ ह्यूज कोल रिजर्व्स। इंडिया में कोल रिजर्व्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल इट इम्पोर्ट्स कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। लेकिन तब भी जो इंडिया है वो कोल को इंपोर्ट करता है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से और इंडोनेशिया से, ठीक है। कोकिंग कोल इज़ वेरी स्कार्स, क्योंकि इंडिया में जो कोकिंग कोल है उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। मैक्सिमम जो कोकिंग कोल है जिसकी हाई क्वालिटी होती है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में कोल के रिजर्व्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया में कोकिंग कोल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये देखो ये क्या लिख रखा है? मोस्ट ऑफ द चाइनाज कोल इज ऑफ पुअर क्वालिटी। चाइना में भी जो कोल है उसकी क्वालिटी पुअर है, ठीक है। मेटलर्जिकल कोल और कोकिंग कोल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। और चाइना में भी जो मैक्सिमम कोल है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से ही जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मेजर जो है वो कहाँ पे हैं? देखो, मेजर कोल माइंस स्कैटर्ड अलोंग ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। याद रखना जो मेजर कोल माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। वेस्ट में भी है जैसे कि पर्थ एंड कोली में भी है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड में है ऑस्ट्रेलिया की। ये देखो अफ्रीका के बारे में क्या लिख रखा है, ओनली साउथ अफ्रीका है सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व इन अफ्रीका। अफ्रीकन पूरे कॉन्टिनेंट में केवल साउथ अफ्रीका में सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कोल इज एक्सपोर्टेड टू चाइना, और मैक्सिमम कोल ये कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। याद रखना इसमें फेमस जगह कौन कौन सी है, ट्रांसवाल एंड नेटाल, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वहाँ पे भी कुछ जो कोल रिजर्व्स हैं वो स्कैटर्ड है, ठीक है। इंडिया की जगह आपको पता है कहाँ कहाँ पे, सिंगरेनी, ठीक है, बोकारो, ठीक है, पेंच, कान्हा, झरिया, रानीगंज, ये कहाँ पे है, इंडिया की जगह है जहाँ पे मेनली कोल पाया जाता है, ठीक है। चाइना का आपको पता ही चल गया, रशिया की कुछ कुछ जगह हैं, जैसे कि कुछ बड़ी जगह याद रख लो, यूराल आपको पता ही होगा, पेंचोरा बेसिन कहाँ पे है, ये रशिया में है, लेना बेसिन कहाँ पे है, ये भी रशिया में है, टुंगस बेसिन कहाँ पे है, क्योंकि आजकल रशिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में होंगे, ठीक है। मॉस्को बेसिन, कुंजेंस्क बेसिन, इनर मंगोलिया, ये सारी चीज़ आप ध्यान रख लेना। इसके बाद ये डोनबास बेसिन है, उसके बारे में क्या बोला गया है कि रशिया इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दिस रीजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। अभी जहाँ पे डोनबास रीजन जहाँ पे वो कैप्चर कर भी लिया है अभी तो, ठीक है। दिस रीजन इज रिच इन आयरन ओर एंड कोल, तो ये एक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि केवल नाटो नहीं, वहाँ पे जो डोनबास का रीजन है वहाँ पे आयरन और जो कोल है वो भी पाए जाते हैं, इसीलिए भी जो रशिया है वहाँ, इसलिए उसने यूक्रेन पे अटैक किया है, ठीक है। वो रिसोर्स रिच रीजन भी है, तो ये भी एक आप एंगल उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ कुछ हैं जैसे कि साउथ वेल्स, यॉर्कशायर, ये ब्रिटेन में है, कैम्पाइन ये फ्रांस में है, कहाँ कहाँ पे मेजर हैं, ठीक है। फिर देखो ये रहा, द ग्रेट लेक्स रीजन इफ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड ड्यू टू रिच कोल एंड आयरन रिजर्व्स इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। याद रखना है जो ये ग्रेट लेक्स का रीजन है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोल और आयरन के रिजर्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बोलेगी कि सेंट लॉरेंस वाटरवे प्रोवाइड्स इजी ट्रांसपोर्टेशन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए इजी ट्रांसपोर्ट भी सेंट्रल लॉरेंस जो वाटरवे है वो प्रोवाइड कर देता है, इसीलिए भी यहाँ पे मेनली क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। और जो पिट्सबर्ग का जो कोल सीम है, एपेलांचे माउंट रीजन है, यहाँ पे हाई क्वालिटी कार्बन फेरस कोल पाया जाता है। याद रखना यहाँ पे हाई क्वालिटी कार्बोफेरस कोल पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ये ब्राज़ील में कौन कौन सी है, अभी हमने एक पढ़ा था सेंटा कैटराइन कहाँ पे, अभी पढ़ा था ब्राज़ील में, तो रियो ग्रैंडे डी सुल यहाँ पे भी, ये भी कहाँ पे, ब्राज़ील में, रियो ग्रैंडे डी सुल, ये भी दोनों काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ, सेंटा कैटराइन एंड रियो ग्रैंडे डो सुल, तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है, ठीक है। कंसेप्शन कहाँ पे, अर्जेंटीना में है, ये भी आपको ध्यान रखना, नहीं सॉरी चिली में है, ठीक है। चिली और अर्जेंटीना दोनों में मिला के, तो ये कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है कि मेजर कोल जो रिजर्व्स हैं वो वर्ल्ड के वो कहाँ कहाँ पे हैं। आ भी सकता है पेपर में, आप वर्ल्ड का मैप बना के कहीं कहीं दिखा सकते हो। अगर आप कोल माइंस को भी दिखा देते हो तो आपको डेफिनेटली उसमें हाई मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें, अरे इसमें तो पिक्चर ही नहीं आई है, 1 सेकेंड। देखो इसकी जो पिक्चर है वो है ऐसे सी है समटाइम्स, ये वाली पिक्चर है इसकी पिरामिड की, ठीक है। ये यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है और उसकी पिक्चर जो है ना वो ऐसी सी टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो वो लाइन होती है, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि ये जो ग्राफ है ये किस पॉपुलेशन डेमोग्राफी का है, तो याद रखना यहाँ पे क्या है, टेपर टॉप है। कौन सा टेपर टॉप है, जहाँ पे डेथ तो बहुत कम हो रही है और बर्थ जो है वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेपर टॉप है और जो बेस है वो भी क्या है, नैरो बेस है। कौन सा बेस है, नैरो बेस है। और जो नैरो बेस होता है, टेपर टॉप होता है, वहाँ पे क्या होती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये वहाँ उस कंट्री की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो ये किसका मैप है, याद रखना ये जापान का मैप है, ठीक है। ऐसा मैप किसका मिलेगा, बेल शेप्ड, ये जो है किसका मिलेगा, डिक्लाइनिंग, ये
जो भी है टेपर टॉप वाला नैरो बेस वाला, ये किसका मिलेगा, ये जापान का मैप है। ठीक है, इसमें जो भी दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैप है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बताना है कि कौन सा है। देखो अभी हमने एक वो पढ़ा, 1 सेकेंड, अभी हमने ये पढ़ा कि नैरो बेस विद टेपर टॉप, उसमें क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है कि ये ठीक होगी तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अब बेल शेप्ड पिरामिड, अब बेल शेप्ड पिरामिड का मतलब कुछ और होगा। याद रखना, बेल शेप्ड पिरामिड में कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, बेल शेप्ड पिरामिड में कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है और नैरो बेस विद टेपर टॉप में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जापान में, और जो कांस्टेंट पॉपुलेशन है वो है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, ठीक है, वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ट्रायंगुलर पिरामिड विद फ्लैट बेस, फ्लैट बेस के साथ जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, फ्लैट बेस विद ट्रायंगुलर पिरामिड, वो क्या होता है, याद रखना, वो वाइड मतलब वाइड बेस होता है उसका, वो होता है नाइजीरिया में। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है वहाँ के, ऐसे मतलब नाइजीरिया का मैप ऐसा है, मतलब पिरामिड ऐसा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो फर्स्ट हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, पिरामिड एंड नॉर्मली आसान से ही होते हैं, आप 1 2 3 4 याद कर लोगे तो फिर आपको मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब है हमारे एग्जिम बैंक के बारे में। एग्जिम बैंक, देखो एग्जिम बैंक जो है बोल रहे हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग बना है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 में जो आया था, ठीक है, 1981 का जो एक्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ये एग्जिम बैंक है वो बनाया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होंगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं कि इट एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट ओनली टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इन द कंट्री। याद रखना, ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को देता ही है साथ में, ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं को देता है, औरों को भी देता है। किसको, जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको देता है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है उनको देता है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है। ठीक है, या फिर को ओवरसीज एंटिटीज हैं उनको भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को ही ये लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें हमारी सही नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमें बताना है माइग्रेशन के पुश फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन। देखो पुश फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स किसी आदमी को उस जगह वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो कि मैं गांव मतलब कोई भी जो इंसान है वो गांव से शहर में क्यों जाता, तो गांव में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शहर में आने को मजबूर करती हैं, वैसी चीज़ें। देखो पुश फैक्टर्स क्या क्या है, अगर वहाँ का क्लाइमेट अगर अनप्लेजेंट है तो आप वहाँ से जाओगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल अनप्लेजेंट क्लाइमेट है तो आप वहाँ से जाओगे। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर्स एंड एपिडेमिक्स, बिल्कुल अगर वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर या एपिडेमिक आ गए हैं तो भी आप वहाँ से निकल जाओगे, बिल्कुल ये भी पुश फैक्टर है। बेटर जॉब, देखो अगर वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो आप वहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज तो एक कौन सा फैक्टर है, पुल फैक्टर, तो खींचने वाला। अगर वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो आप वहाँ से क्यों जाओगे। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। पीस एंड स्टेबिलिटी है, देखो अगर किसी जगह पे पीस एंड स्टेबिलिटी है तो वहाँ से जाओगे थोड़ी ना, तो वो तो पुल फैक्टर हुआ। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है ये पुल फैक्टर्स हैं, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये पुश फैक्टर्स है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, समझ में आया। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें कोई जगह छोड़ने को मजबूर करते हैं, और पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो फैक्टर्स हमें वहाँ पे किसी जगह पे आने को मजबूर करते हैं या हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें बताना है कि किसके बारे में बात चल रही है। बोल रहे हैं कि काला हांडी और संबलपुर जो हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इस मिनरल ओर के। जिस भी मिनरल ओर के बारे में बात चल रही है उसके लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन, काला हांडी और संबलपुर। ठीक है, उड़ीसा में ही जगह है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक। मेनली ये कहाँ पे पाया जाता है, लेटराइट रॉक में पाया जाता है, जो मेनली प्लेटो या हिल रेंजेस में पाई जाती है, पेनिनसुलर इंडिया में और कोस्टल ट्रैक्ट्स में भी पाया जाता है। और ये स्पेसिफिकली मिनरल नहीं है, लेकिन एक रॉक है जिसमें मेनली हाइड्रेट पाए जाते हैं। याद रखना ये कोई मिनरल नहीं है, स्पेसिफिकली ये क्या है, एक टाइप की रॉक है। तो किसके बारे में बात चल रही है, ये बात चल रही है बॉक्साइट के बारे में। किसके बारे में बात चल रही है, बॉक्साइट के बारे में बात चल रही है, क्योंकि ये एक हाइड्रेटेड Al2O3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, Al2O3 के रूप में पाया जाता है, ये याद रखना। ये नॉन फेरस मिनरल है। ठीक है, कौन सा फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल है। ये एक टाइप का मिनरल भी नहीं है, एक टाइप की रॉक है जो हाइड्रेट के फॉर्म में पाई जाती है।
ठीक है, मैंने बता दिया आपको। लेट्राई मेनली जो है ये कोस्टल ट्रैक्ट में पाई जाती है, टर्शियरी रॉक में पाई जाती है, हाइड्रेटेड Al2O3 की फॉर्म में पाई जाती है। इंडिया याद रखना सेल्फ सफिशिएंट है बॉक्साइट के रिजर्व्स में। इंडिया क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है बॉक्साइट के रिजर्व्स में। सेल्फ सफिशिएंट है बॉक्साइट के रिजर्व्स में इंडिया। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है बॉक्साइट के रिजर्व्स में। और सबसे ज़्यादा इंडिया में बॉक्साइट का प्रोडक्शन कौन करता है? याद रखना उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। अप्रोक्स 51% जो टोटल बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो उड़ीसा ही कर देता है। उसके बाद हमारा नंबर आता है आंध्रा का। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर आता है गुजरात का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो उड़ीसा करता है, फिर आंध्र प्रदेश करता है, फिर गुजरात करता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ये तो इंडिया की है, वर्ल्ड की बात करें तो कौन करता है? याद रखना ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। अप्रोक्स 29% जो वर्ल्ड का जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद आता है हमारा चाइना, उसके बाद आता है हमारा गुइनिया। ठीक है, गुइनिया, उसके बाद आता है हमारा ब्राज़ील, और उसके बाद आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा है वर्ल्ड कैसे प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट को। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में प्रोडक्शन की सीरीज़ है, ये इंडिया में प्रोडक्शन की सीरीज़ है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, यहाँ ये पाया जाता है लेटराइट रॉक्स में, मेनली टर्शियरी रॉक्स में। कालाहांडी और संबलपुर जो उड़ीसा में जगह हैं वो इसके मेजर प्रोड्यूसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, समझ में आया क्यों है सी? ठीक है, 1 मिनट और रुको। ये देखो भाई, ये है हमारा मेजर जो मिनरल्स हैं उनका जो मैप है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, इसमें बॉक्साइट देखो कहाँ पे है। ठीक है, बॉक्साइट में ये है, ये जो स्क्वायर डिब्बे के अंदर ये है। तो मैक्सिमम जो जो बॉक्साइट है वो वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, माइन मेजर इंपॉर्टेंट मिनरल्स बॉक्साइट का जो है वो वहीं पे पाया जाता है। देखो मेजर यहीं पे लगा रखा है, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले रीजन में, जैसे कि ये हो गया कोरापुट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मैकाल हिल हो गया, अमरकंटक हो गया। ठीक है, इसमें तो यही दिखा रखा है। इसके अलावा मैं आपको एक और मैप दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें देखो, ये इसमें क्या है, बॉक्साइट माइंस जो हैं उसका देखो अच्छे से मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, देखो ये होगा काला हांडी। ठीक है, ये होगा काला हांडी, संबलपुर, बेलंगीर, जहाँ पे भी रेड लिख रखे हैं यहाँ पे बॉक्साइट की माइंस है। तो मैक्सिमम बॉक्साइट माइंस देखो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद आंध्रा में है, उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे ही प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का। ठीक है, तो ये आपको जगह याद रखनी है, काला कहाँ कहाँ पे मेन। ठीक है, तो मैंने बस आपको ये जगह दिखाने के लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आपको याद रहे कि ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा बॉक्साइट का, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इनमें जो है ना एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि गैलेना है। अब गैलेना से क्या निकलता है? याद रखना, गैलेना से निकलता है लेड। क्या निकलता है? गैलेना से निकलता है रेड। क्यूपराइट से क्या निकलता होगा? कॉपर निकलता होगा। बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है। रॉक सॉल्ट से क्या निकलता है? याद रखना, सोडियम निकलता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं, केवल यही नहीं है। जैसे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का आपने नाम सुना होगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उससे क्या निकलती है? ये आयरन के मिनरल्स हैं, आयरन निकलता है इनसे। ठीक है, कैसेट्राइट आपने नाम सुना होगा। कैसेट्राइट, कैसेट्राइट, कैसेट्राइट से क्या निकलता है? याद रखना, टिन निकलता है। किससे निकलता है? टिन। कैसेट्राइट से क्या निकलता है? टिन। एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है मैग्नीसाइट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ये तो था मैग्नेटाइट और ये एक होता है मैग्नीसाइट। जो मैग्नीसाइट होता है उससे निकलता है मैग्नीशियम। क्या निकलता है? मैग्नीसाइट से निकलता है मैग्नीशियम। और जो मैग्नेटाइट होता है उससे निकलता है आयरन। ठीक है, एक लाइमस्टोन आपने सुना होगा। लाइमस्टोन से मेनली क्या निकलता है? कैल्शियम। ठीक है, लाइमस्टोन से मेनली क्या निकलता है? कैल्शियम। तो ये कुछ कुछ जो है मिनरल्स आपको ध्यान रखने की उससे क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोलते हैं? हमें बताना है कि कौन कौन रेलवे का कौन सा जो स्टेट है वो पार्ट नहीं है। कौन कौन रेलवे का कौन सा जो स्टेट है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन कौन रेलवे का कौन सा स्टेट जो है वो पार्ट नहीं है। तो याद रखना, जो महाराष्ट्र से मैंगलोर तक जाती है हमारी जो कोंकण रेलवे, कहाँ से? महाराष्ट्र से मैंगलोर तक जाती है। और उसमें याद रखना तमिलनाडु कवर नहीं है। ठीक है, याद रखना उसमें तमिलनाडु कवर नहीं है। उसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, गोवा भी है, लेकिन उसमें तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये देखो, ये जो है मेनली 3 ही स्टेट हैं कोंकण रेलवे में। सबसे पहले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, यहीं से मेनली पास होती है, तमिलनाडु तक वो नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान रखने लायक है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, कोंकण रेलवे का हो गया ये क्वेश्चन
ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोलता है कि एक फेरी पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा नेवल पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा एंट्री पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई किस किस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि फेरी पोर्ट्स आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। देखो बिल्कुल फेरी पोर्ट्स उसी के लिए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फेरी पोर्ट्स किसके लिए होते हैं? फेरी पोर्ट्स होते हैं एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या मेल जो है वाटर बॉडीज के अक्रॉस अगर पहुंचाना हो शॉर्ट डिस्टेंसेज में, वो उसके लिए होते हैं फेरी पोर्ट्स। बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स बोलते हैं ऐसे पोर्ट्स होते हैं विच आर ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, बिल्कुल इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, इनको बोलते हैं। थर्ड बोल रहे हैं एंट्री पोर्ट्स। एंट्री पोर्ट्स बोलते हैं इनको कलेक्शन सेंटर बोलते हैं, बिल्कुल कलेक्शन सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे गुड्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से लाए जाते हैं इंपोर्ट के लिए। ये बोल रहे हैं इंपोर्ट के लिए नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट के लिए नहीं, मेनली जो वो लाए जाते हैं वो एक्सपोर्ट्स के लिए लाए जाते हैं। ठीक है, एंट्री पोर्ट में जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट के लिए लाए जाते हैं, इंपोर्ट के लिए नहीं लाए जाते, इसलिए ठीक है। तो ये होते हैं एंट्री पोर्ट्स। एक होते हैं, आपने सुना होगा पोर्ट्स ऑफ कॉल। ठीक है, इसको कॉलिंग पोर्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे ये मेन सी रूट्स पे होते हैं, जहाँ पे जो शिप्स होते हैं वो एंकर करते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए या फूड आइटम्स लेने के लिए। जैसे कि मेन एक इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ कॉल है वो है सिंगापुर पोर्ट। ठीक है, सिंगापुर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो पोर्ट ऑफ कॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पहले दो स्टेटमेंट सही है, थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है लिंगराज टेम्पल। देखो लिंगराज टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, लॉर्ड शिवा का है, क्योंकि मेनली जो लिंगा की जो पूजा है वो लॉर्ड शिवा की ही पूजा होती है वहाँ पे। और ये क्लासिक एग्जांपल है कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर का, ये भी सही है। कहाँ पे बना हुआ है लिंगराज टेम्पल? ये बना हुआ है कहाँ पे? उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है, किसने बनाया था? ये किंग जजाति केशरी ने बनाया था। किसने बनाया था? किंग जजाति केशरी ने बनाया था 10th सेंचुरी में। ठीक है, लेकिन कंप्लीट किसने किया था? किंग ललातेंदु केसरी ने। ठीक है, किंग ललातेंदु केसरी ने इसको कंप्लीट किया था 11th सेंचुरी में। किस में बना हुआ है? रेड स्टोन में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? लिंगराज टेम्पल रेड स्टोन में बना हुआ है। ठीक है, ये जो है स्वयंभू है, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटिंग शिवलिंग है। यहाँ पे क्या है? ये स्वयंभू है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रिसीडिंग डेटी है वो कौन है? हरिहरा है। कौन है यहाँ पे प्रिसीडिंग डेटी? हरिहरा है। हरिहरा, हरि मतलब लॉर्ड विष्णु और हरा मतलब शिवा, वहाँ पे नाम है उनका हरिहरा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है? लिंगराज टेम्पल। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी लिंगराज टेम्पल के बारे में सही है। ठीक है, और मेनली कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। ये देखो कुछ और चीज़ें हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें हैं हरिहरा मैंने बता दिया था। दिस टेम्पल इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर नॉन हिंदूज। नॉन हिंदूज़ के लिए जो टेम्पल है ये आउट ऑफ बाउंड्स है। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं जा सकते अगर आप नॉन हिंदू हो। उसके बाद मेजर अट्रैक्शन यहाँ की क्या है? बिंदु सागर लेक है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट लेक कौन सा? बिंदु सागर लेक है, जो टेम्पल के नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है। एक यहाँ पे है बिंदु सागर के वेस्टर्न साइड में है एक गार्डन एकाम्रा वन, उसको क्या बोलते हैं? एकाम्रा वन। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एकाम्रा वन भी है। ठीक है, एकाम्रा वन मतलब फॉरेस्ट ऑफ ए सिंगल मैंगो ट्री। ठीक है, एकाम्रा वन भी है यहाँ पे, जिसके लिए भी ये फेमस है। ये मेनली तो ये समझ में आ गया सारा आपको। उड़ीसा में है, हरिहरा इसके डेटी हैं। ठीक है, शैवनिज्म और वैष्णविज्म सेक्ट का ये मेनली क्या है? एक वो है। देखो कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है ना, तो इसमें 4 चीज़ें हैं मेन, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें 4 चीज़ें हैं। क्या क्या 4 चीज़ें हैं? एक तो गर्भागृह है जिसको बोलते हैं सेंक्टम सेक्टोरम, जहाँ पे मेन डेटी रहते हैं। एक है यज्ञशाला जहाँ पे प्रेयर करते हैं, यज्ञशाला। फिर एक भोग मंडप जहाँ पे हॉल ऑफ ऑफरिंग है। फिर एक नाट्यशाला जहाँ पे हॉल ऑफ डांस है। तो ये 4 यहाँ पे मेन सेक्शंस में ये जो टेम्पल है ये बटा हुआ है। ठीक है, और ये देखो ये वाला है टेम्पल मेनली लिंगराज टेम्पल। ठीक है, ये है लिंगराज टेम्पल 11th सेंचुरी एडी में लॉर्ड शिवा के लिए ये बनाया गया था। और याद रखना इसमें 150 सब्सिडरी श्राइन्स है। ठीक है, 150 सब्सिडरी श्राइन्स हैं। अब उड़ीसा में और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल होगा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, तारा तारिणी टेम्पल हो गया, उदयगिरी खांडीगिरी केव्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे भी आपको पढ़ने हैं, एक बार जाके आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो हमारे कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर की बात हो रही थी। कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर मेनली कहाँ पे पाया जाता है? ये नगाड़ा और द्रविड़ा का क्या होता है? ये वो मिक्सचर सा होता है,
ठीक है, मेनली लेकिन किसके अंदर आता है, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर के अंदर आता है। आर्किटेक्चर में मेनली क्या होता है, ये इसमें दो पार्ट होते हैं, एक टावर होता है, एक होल होता है। जो टावर होते हैं उसको द्योला बोलते हैं, जो होल होता है उसको क्या बोलते हैं, जगमोहन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आर्किटेक्चर के बारे में बात करती हूँ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, एक टावर होता है, एक होल होता है। जो टावर होता है उसको द्योला बोलते हैं, जो होल होता है उसको जगमोहन बोलते हैं। और जो वॉल्स होती हैं द्योला की और जगमोहन की, वो लेविशली स्कल्प्टेड होती हैं आर्किटेक्चरल मोटिव्स के साथ और फिगर्स के साथ। ठीक है, इसमें जो मोस्ट रिपीटेड फॉर्म है वो है हॉर्सशू शेप। ठीक है, हॉर्सशू शेप मेनली इसमें मोस्ट रिपीटेड है। इट इज इन द्योला विच मेक्स 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल इन कलिंगा। ठीक है, मेनली द्योला में भी 3 डिफरेंट टाइप के टेम्पल बनते हैं, एक रेखा डोला, एक पिधा डोला, एक खाखरा डोला। ठीक है, जो फॉर्मर 2 हैं आर एसोसिएटेड विद विष्णु। जो रेखा डोला और पिधा डोला हैं ये विष्णु के साथ एसोसिएटेड है। सूर्य एंड शिवा टेम्पल्स, विष्णु सूर्य एंड शिवा टेम्पल्स, वाइल द थर्ड इज मेनली विद चामुंडा एंड दुर्गा टेम्पल। देखो जो ये खाकरा डोला है ये मेनली शक्ति श्राइन्स इसमें बनती हैं, और जो पहले दो हैं ये इसमें शिव एंड विष्णु के जो मेनली टेम्पल्स हैं वो इन दो डोला में बनते हैं, रेखा डोला और पिड़ा डोला। और खाकरा डोला में मेनली शक्ति वाले बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है। और ये है हमारा मेनली, ये है रेखा डोला, ये है गर्भागृह, ये है रेखा डोला, ये है पीढ़ा डोला, ये यहाँ तक बनते हैं। और अगर खाकरा डोला है ये मेनली शक्तिपीठ के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, लिंगराज टेम्पल का सारा आर्किटेक्चर भी। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें जो है ना ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कि कौन सी जो लैंड है वो इंक्रीज हुई है। लैंड यूज चेंजेस कौन कौन से हुए, तो याद रखना इंक्रीज कौन सा हुआ। देखो एरिया अंडर फॉरेस्ट, जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो क्या हुआ है इंडिया में, याद रखना इंक्रीज हुआ है। देखो एरिया अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। नेट सोन एरिया भी इंडिया में बढ़ा है। बैरन एंड वेस्टलैंड, देखो बैरन एंड वेस्टलैंड जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। एरिया अंडर पास्चर जो है इंडिया में वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। और फेलो लैंड जो है वो भी क्या हुई है, कम हुई है। याद रखना ये तीनों ही कम हुई है। बड़े कौन से हैं, एरिया अंडर फॉरेस्ट बढ़ा है, नेट सोन एरिया बढ़ा है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज के अंदर जो लैंड है वो भी बढ़ी है। ठीक है, और ये चीज़ें बढ़ी हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोलता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में बताना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोल रहे हैं कि ये रेशियो है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोन एरिया। बिल्कुल, टोटल क्रॉप्ड एरिया उसमें से नेट सोन एरिया जो है उसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली इफ वी डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड। अगर हमें लिमिटेड लैंड से आउटपुट को इंक्रीज करना है और अगर हम टेक्नोलॉजी को लगाते हैं उसमें, तो हमें हमारी जो डिमांड फॉर लेबर है वो इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, जितनी क्रॉप इंटेंसिटी इंक्रीज होती है उतनी क्या होती है, हमारी लेबर ऑफ डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी हमारा आंसर क्या है, मतलब ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो आंसर क्या आ गया, सी। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में या फार्मिंग के बारे में बताना है। उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट हमारी गलत है। बोले कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड पे ज़्यादा होता है वहाँ पे होती है, बिल्कुल वहाँ पे होती है। लेबर इंटेंसिव होती है, बिल्कुल लेबर इंटेंसिव होती है। बोले हैवी मैकेनाइजेशन होती है, याद रखना यहाँ पे मशीनरी बहुत लिमिटेड होती है। मेनली जो लोग हैं वो जो काम है वो मैनुअल लेबर से करते हैं, हाथों से करते हैं, मशीन वहाँ पे कम होती है। हाई इल्ड पर यूनिट एरिया, यस इल्ड पर यूनिट एरिया ज़्यादा होती है लेकिन लो पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है, इल्ड पर यूनिट एरिया ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है मैकेनाइजेशन कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कि कौन सी वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल कौन सा है, बोल रहे हैं कि आयरन एंड स्टील, पल्प इंडस्ट्री, शुगर मिल्स इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल। तो याद रखना देखो जो कॉटन टेक्सटाइल है और पेट्रोकेमिकल्स है ना वो नॉन वेट लूजिंग है, वो वेट लूज नहीं करते। कॉटन और पेट्रोकेमिकल ये वेट लूज नहीं करते हैं। आयरन, पल्प, शुगर ये तीनों ही वेट लूजिंग है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये क्या है, वेट लूजिंग है। और जो कॉटन टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये वेट लूजिंग नहीं है। ठीक है, वेट लूजिंग ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मतलब अगर उनका वेट लूज हो रहा है तो वे उनकी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बिल्कुल
जो प्रोडक्शन रीजन है उनके पास लगानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करने में उनका जो वेट है वो लूज हो जाएगा और उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। हमें बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? देखो, इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। बिल्कुल किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए ये यूज होता है। सेकेंड है दी लोअर बर्थ एंड डेथ रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो लोअर बर्थ, अगर बर्थ कम हो रहे हैं, डेथ भी कम हो रही है, तो ये किसका करेक्टरिस्टिक है? अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी का फीचर है। थर्ड बोल रहे हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो 2 स्टेज में समझाती है। नहीं, ये 3 स्टेज में समझाती है। आपने ये वाला मैप तो देखा ही होगा, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला था कि वापस वाला था ये, सॉरी मैं भूल गई हूँ, 1 सेकेंड, ये शायद ऐसे वाला था, ये शायद ये वाला नहीं है, मेरे ख्याल से ये वाला है। ठीक है, सबसे पहले हाई बर्थ और हाई डेथ होती थी, फिर लो बर्थ लो डेथ और बीच में बीच की। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हाईली जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आ जाती है वो आ जाती है, यहाँ पे मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी आती है, यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो 3 फेजेस में मेनली शो करती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या बोलता है? हमें बोल रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम्स बाय 2024। तो हमें बताना है, बोल रहे हैं कि जो एंटायर कॉस्ट है राइस फोर्टिफिकेशन का जो बांटी जाएंगी, वो टोटल जो कॉस्ट है उसको बोर नहीं करेगी सेंटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेंटर बोर नहीं करेगी उसको। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया में जो राइस फोर्टिफाइड होता है उसमें मेनली आयोडीन होता है। तो याद रखना, जहाँ जो इंडिया में राइस फोर्टिफाइड होता है उसमें मेनली होता है आयरन, उसमें होता है विटामिन B12, उसमें होता है फोलिक एसिड। ठीक है, केवल आयोडीन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, मेनली ये स्कीम क्यों चलाई गई है? ताकि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जो न्यूट्रिशन है पॉपुलेशन में, वो कम से कम किया जा सके इसके सारी स्टेट्स और यूटीज में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हमें बताना है किस इंडस्ट्री के बारे में बात चल रही है। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर हैवी इंडस्ट्री। सबसे पहले तो ये हैवी इंडस्ट्री होती हैं और मेनली कोल फील्ड्स के पास प्रेजेंट होती हैं, जो मेनली किसमें क्या काम करते हैं? मेनली मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये सारे काम करती हैं। तो हमें बताना है ये कौन सी इंडस्ट्री है। तो इसको बोलते हैं स्मोक स्टेक इंडस्ट्री, जो बिल्कुल कोल के पास में प्रेजेंट होती हैं, कोल फील्ड्स के पास में प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज। फुटलूज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? फुटलूज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मेनली किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे बेस नहीं होती है। ठीक है, ये वेट लूजिंग या किसी उस पर बेस नहीं होती है। फुटलूज इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप की जा सकती है। हाईटेक इंडस्ट्री आपको बताइए, ये काफ़ी रीजनल सेंट्रिक होती हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होती है और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, इसलिए इनको टेक्नोपोलिस भी बोलते हैं, जो किसी रीजन में ही बेस होती हैं, रीजनली कंसंट्रेटेड होती हैं। ये स्मॉल स्केल तो आपको पता ही है, विलेजेस वगैरह में जो होती हैं। तो स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज होते हैं जो मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। हमें बताना है राइस की कल्टीवेशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइस की कल्टीवेशन के लिए हमें बताना है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि क्लेई ब्लैक सोइल इन विच वाटर कैन रिमेन स्टैंडिंग इज आइडियल फॉर द। देखो, क्लेई ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल किसके लिए इंपॉर्टेंट थी? कॉटन के लिए, ना कि किसके लिए? राइस के लिए। राइस के लिए मेनली कौन सी सोइल चाहिए? हमें चाहिए एलुवियल सोइल। कौन सी चाहिए हमें राइस के लिए? चाहिए हमें एलुवियल सोइल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। देखिए, हमें क्यों किस में चाहिए? कौन सी? एलुवियल सॉइल चाहिए। तो सेकंड है इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं कि देखो, इसमें बोल रहे हैं कि मॉडरेट, इसमें हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए तो खरीफ क्रॉप है, गर्मियों में होती है। इसमें हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और एनुअल रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। थर्ड बोल रहे हैं अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर राइस कल्टीवेशन। बिल्कुल 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया जो कंट्री का है, 1/4,
ठीक है। 1/4 जो कंट्री का एरिया, मतलब कितना परसेंट हो गया, 25% के आसपास जो एरिया हो गया वो जो है वो राइस कल्टीवेशन के अंडर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अप्रोक्स इतना जो एरिया है इंडिया का, कंट्री का, वो हमारा इसके अंडर है, इसके कल्टीवेशन के अंडर है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, 27 का आंसर आ गया सी। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ राइस के बारे में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या है। देखो ये कुछ नहीं है, ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो एडिशनल शेयर खरीद सकते हैं कंपनी के डिस्काउंट रेट पे, उसी को बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। बस ये इतना सा ध्यान रखना है आपको। पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या होती है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसमें एडिशनल शेयर खरीद सकते हैं अपनी कंपनी के डिस्काउंट रेट पे, उसको बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में। बोल रहे हैं कि ये लॉन्गेस्ट रूट है वर्ल्ड में, ये लॉन्गेस्ट रूट है वर्ल्ड में, ये है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रूट तो है। ये बोल रहे कि मॉस्को इन रशिया से टोक्यो इन जापान तक ये ट्रेन जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि ये सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, 8 टाइम जोन्स का ये क्रॉस करती है। कहाँ से जाती है, ये सेंट पीटरबर्ग से ये जाती है हमारी व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, यहाँ तक जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है कि इट रन्स फ्रॉम मॉस्को इन रशिया टू टोक्यो इन जापान। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर आ जाता है ए। 1 सेकेंड, देखो भाई ये वाला रूट है। ठीक है, ये वाला रूट है मेनली यहाँ से लेके व्लादिवोस्तोक तक जाने का। ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये रशिया के इस पार्ट तक जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, याद रखना सेंट पीटरबर्ग से ये कहाँ पे जाती है, व्लादिवोस्तोक तक जाती है। और 50 से 60 डेज का जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्स 20 से 30 डेज में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, 8 टाइम जोन्स को ये कंप्लीट करती है। ठीक है, और मेनली बात की जाए तो ये वाली है सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। अरे यार ये क्या दिखा रही हूँ मैं, 1 सेकेंड, ये वाला मैप है, ये वाला मैप है जिसमें है कि सेंट पीटरबर्ग से जो ये ट्रेन है ये कहाँ तक जाती है, व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसको बोलते हैं। ठीक है, मेनली रशिया से पास होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा मैप जो दिखाया था वो थोड़ा रॉन्ग था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या बोलता है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। सबसे पहले बोले कि साउथ अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो अफ्रीका है। तो याद रखना अफ्रीका में जो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो है इजिप्ट। कौन सी है, इजिप्ट है। ठीक है, याद रखना ये साउथ अफ्रीका नहीं है, वहाँ पे है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट है जो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे लोरेन हैज़ द लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व इन यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो आयरन और रिजर्व्स हैं वो लोरेन में है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वो लोरेन में। तो ये स्टेटमेंट सही है, यूरोप में जो सबसे ज़्यादा आयरन और रिजर्व्स हैं वो लोरेन में है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने इसको बाद में रखा है हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर हो गया, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। हमें बताना है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। देखो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर आपको पता है कि ये हाईली कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्या होती है, हाईली कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग होती है। ये स्टेटमेंट सही है। बोल रहे हैं कि ये केवल और केवल मेडिटेरियन रीजन में ही। देखो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर एक टाइप का क्लाइमेट की एग्रीकल्चर है। ऐसा थोड़ी ना कि केवल मेडिटेरेनियन में ही होगी, बहुत सारी जगह होती है, जैसे कैलिफोर्निया में भी होती है, यूएसए में, चिली में भी होती है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में भी होती है। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मेडिटेरेनियन रीजन में होती है ये। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी रॉन्ग होगी। फिर है विटिकल्चर इज ए स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। बिल्कुल वहाँ पे मेनली जो अंगूर की खेती होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी वहाँ पे विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये देखो क्या पूछ रखा है
क्या मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है वो सबसिस्टेंट है या कमर्शियल है? देखो, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है वो एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं केवल और केवल जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या लाइफ स्टॉक को रेज करते हैं, वो केवल और केवल सेलिंग पर्पजेज से करते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी फार्म्स हैं जहाँ पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है वो बिजनेसेस ही हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्चर्ड, ग्रोइंग एप्पल्स, ओलिव्स, ग्रेप्स, लेमन्स, पीचेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जाती हैं। वाइन यार्ड्स होते हैं ग्रेप्स के लिए, वाइन्स बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि गोट, शिप, फिश वगैरह, ये सारी चीज़ें भी वो करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देखो, व्हाट इज़ ग्रोन इन मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में क्या क्या ग्रो किया जाता है, जैसे कि कुछ बहुत सारे फ्रूट जैसे कि पीच, एप्रिकॉट, ग्रेप्स, ओलिव्स, फिग, ऑरेंजेस, एप्पल्स, चेरीज, पोमीग्रेनेट, ये सारी चीज़ें। वेजिटेबल्स में ब्रोकली वहीं पे की जाती है, एग प्लांट्स, ठीक है, पेपर्स, स्पिनच, पीज, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेडिटेरियन में क्या की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, ये पूछ रखा है क्वेश्चन कि इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, क्या ये इंटेंसिव या एक्सटेंसिव है? देखो, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर फॉलोज इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक विद गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग यील्ड। कौन सी फार्मिंग टेक्निक ये यूज करते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक को ये यूज करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव फार्मिंग इज परफॉर्म्ड विद हाई इनपुट्स ऑफ लेबर, जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगती है, कैपिटल ज़्यादा लगती है, मैनेजमेंट रिलेटिव टू लैंड being farmed in order to produce higher than normal yields. Intensive farming tries to extract as much as possible from the land. Land से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है जहाँ पे, देखो याद रखना, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है जहाँ पे कैपिटल कम लगती है, ठीक है, लेबर भी कम लगती है, ठीक है, रिलेटिव टू लैंड जो है वो कम लगती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग यूजुअली रिजल्ट्स इन ए स्मॉलर यील्ड, और एक्सटेंसिव फार्मिंग में स्मॉलर यील्ड होती है। एंड सो इफ extensive farming is used as a technique in commercial farming, large amount of land are needed for the farms to be viable, ठीक है। अगर हम कमर्शियल फार्मिंग में एक्सटेंसिव करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा बड़े फार्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है ये मेनली लार्ज फार्म्स में की जाती है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेबर चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्टिविटी उससे निकाल सको जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें। इसलिए जो ज़्यादातर फार्म्स हैं जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर करते हैं वो इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, ना कि एक्सटेंसिव, ठीक है, याद रखना। मेडिटेरियन में मेनली जो फार्मिंग टेक्निक यूज़ होती है वो कौन सी होती है? इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक यूज़ होती है। जहाँ पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है वो कौन कौन से रीजन है? ये देखो, मेडिटेरियन सी के अराउंड तो जो कंट्रीज हैं उनमें तो होती है, साथ में साउदर्न एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया में भी होती है, सेंट्रल चिली में भी होती है, वेस्टर्न कैप ऑफ साउथ अफ्रीका में भी होती है, एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं कहीं पे ये एग्रीकल्चर होती है। देखो, ये रीजन्स है जहाँ पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, याद रखना, ये ऐसे रीजन है जहाँ पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। और क्या क्या किया जाता है? देखो, क्लाइमेट कैसा चाहिए उसमें, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ये सेमी एरिड से एरिड क्लाइमेट जोन चाहिए, सेमी एरिड से एरिड क्लाइमेटिक जोन चाहिए, जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल जो है लोकेशन पे डिपेंड होता है। बट द रीजन ओवरऑल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग माइल्ड टेम्परेचर विद ड्राई वार्म समर्स एंड कूल वेट विंटर्स। देखिए, याद रखना, समर कैसी होंगी? ड्राई वार्म समर्स होंगी और कूल एंड वेट विंटर्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे एवरेज 300 डेज का सनशाइन होता है पर ईयर, हर साल में कम से कम 300 डेज का सनशाइन होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है समर्स में वो अप्रोक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाता है। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है, वाइल इन विंटर वो जो है वो -5 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। एवरेज जो रेनफॉल है वो 400 से 600 मिलीमीटर के बीच में होती है, मतलब 16 से 24 इंचेस के बीच में यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। और मेडिटेरियन क्लाइमेट इज कंसिडर्ड टू बी टेम्परेट, और कैसा क्लाइमेट कैसा माना जाएगा? यहाँ का टेम्परेट माना जाएगा, जो आइडियल है बहुत सारी क्रॉप्स और बहुत सारी लाइफ स्टॉक को रेज करने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, मेडिटेरेनियन के बारे में, ठीक है। किस लिए? देखो, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किसके लिए जानी जाती है? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज नोन फॉर व्हाट इट प्रोड्यूसेस एंड लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट दैट इट प्रमोट्स, टेकिंग एडवांटेज यूनिक क्लाइमेट्स एंड सोइल फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, जो भी इसमें लिख रखा है फालतू की चीज़ें। मेरे ख्याल से तो यही था इसके काम का। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर एक टाइप की कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ये मैंने बता दिया था। कहाँ कहाँ पे मेनली पाई जाती है वो भी हो गया हमारा।
ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा मेडिटेरेनियन के बारे में, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और बहुत टाइम लगा के बताई हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो गया 4। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या बोलते हैं, हमें बताना है रूरल सेटलमेंट्स के बारे में कि डिफरेंट टाइप के रूरल सेटलमेंट कैसे होती हैं। बोल रहे हैं कि सर्कुलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट अराउंड सिटी, बोले कि जो सर्कुलर पैटर्न का जो डेवलपमेंट होता है रूरल एरियाज का, वो सिटीज़ के अराउंड होता है, याद रखना लेक के अराउंड होता है। कोई लेक या वाटर बॉडीज होती है उसके अराउंड अगर कोई गांव बस जाता है उसको बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड बोले स्टार लाइक पैटर्न डेवलप्स वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज, बिल्कुल स्टार लाइक वैसा होता है जहाँ पे बहुत सारे रोड क्या होते हैं आपस में कन्वर्ज करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार लाइक। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। थर्ड है रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप अराउंड लेक्स, देखो लेक्स के अराउंड तो अभी मैंने बताया सर्कुलर ये होता है, तो जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है ये मेनली सिटीज़ के अराउंड होता है, यहाँ पे रोड मेनली परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या होते हैं कट करते हैं, तो ये होता है रेक्टेंगुलर, मेनली प्लेन एरियाज में होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, ये तो मेनली किस टाइप से सेटल हो गए हैं गाँव उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हमें बताना किस टाइप की फार्मिंग के बारे में बात चल रही है। बोल रहे हैं कि ट्रक फार्मिंग, सबसे पहले ट्रक फार्मिंग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल फॉर डिस्टेंट मार्केट, एक से ज़्यादा सब्जियों को उगाना लार्ज स्केल पे डिस्टेंट मार्केट के लिए, उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, फैक्ट्री फार्मिंग किसको बोलते हैं, फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं जैसे कि लाइव स्टॉक पार्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग इन स्टॉल्स एंड पेन्स विद मैन्युफैक्चर फीड स्टक एंड वेटनरी केयर फॉर देम, बिल्कुल इनको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। थर्ड बोलते हैं मिक्स फार्मिंग, देखो मिक्स फार्मिंग बोलते हैं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी करते हो साथ में लाइव स्टॉक को भी रियर करते हो और एक मिक्स टाइप का वो करते हो। बोल रहे हैं पुटिंग इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम, क्रॉप्स के साथ इसमें लाइव स्टॉक भी आते हैं। याद रखना मिक्स्ड फार्मिंग में एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में आती है, एनिमल हस्बेंड्री क्रॉप रोटेशन इंटरक्रॉपिंग ये सारे एक साथ आते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा क्या आ गया डी। ठीक है, समझ में आया। ट्रक फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं और फिर उनको मार्केट ले जाया जाता है ट्रक में भर के। फैक्ट्री फार्मिंग जिसमें टोटल एक टाइप का जैसे कि पूरा फार्म बनाया जाता है, पूरा जैसे कि पोल्ट्री का फार्म हो गया उस टाइप से। मिक्स फार्मिंग जिसमें एग्रीकल्चर और वो दोनों साथ में की जाती हैं। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हमें बताना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से कौन सी सिटी पास होती है। गोल्ड, देखो अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, या तो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ये केवल भुवनेश्वर वाराणसी जयपुर ये तीन ही सिटी पास होती हैं, पटना और कोटा जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से पास नहीं होती हैं। ठीक है, ये देखो भाई ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और इससे ये कौन कौन सी जगहों से पास हो रहा है ये आपको खुद देखना होगा। ठीक है, ये आपको खुद देखना होगा कौन कौन सी जगहों से पास हो रहा है। इसमें पटना और कोटा से ये पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये है हमारा, ठीक है, इसमें आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होल्ड द लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शेल गैस रिजर्व जो है वो कहाँ के हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो शेल गैस रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो याद रखना रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, ठीक है, इंडिया में हाँ सॉरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो शेल गैस के रिजर्व वो कहाँ पे हैं, चाइना में पाए जाते हैं। और याद रखना इंडिया में भी शेल गैस के रिजर्व पाए गए हैं, कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, आज भी कृष्णा गोदावरी बेसिन का एक बार पहले भी नाम आया था, कहाँ पे, मिथेन हाइड्रेट में, जहाँ पे मिथेन हाइड्रेट के रिजर्व पाए गए हैं, यहाँ पे शेल गैस के भी रिजर्व पाए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमें बताना है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं भाई किसको किस नाम से जाना जाता है। देखो याद रखना, पामलो किसके नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलो के नाम से जाना जाता है, बेवार एमपी में जाना जाता है, कुरुवा झारखंड में जाना जाता है, पेंदा आंध्रा में जाना जाता है। बिल्कुल सारे ही सही है। इसके अलावा पेंदा या पोदू
ये भी आंध्रा में जा जाता है। पोदू, ठीक है, ये भी आंध्रा में इसको इसके नाम से भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोमन या ब्रिंगा, कोमन या ब्रिंगा ये कहाँ पे बोला जाता है? उड़ीसा में बोला जाता है। कोमन या ब्रिंगा ये उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में बोला जाता है। क्या? कुमारी किस में बोला जाता है? वेस्टर्न घाट्स में बोला जाता है। ठीक है। वोल्ट्रे ये कहाँ पे बोला जाता है? वोल्ट्रे बोला जाता है साउथ ईस्ट राजस्थान में। ठीक है। उसके अलावा झूमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोला जाता है। कुरुवा झारखंड बता दिया। खील हिमालयन बेल्ट में कहाँ पे बोला जाता है? खील हिमालयन बेल्ट में बोला जाता है खील। ठीक है। लद्दाख इंडोनेशिया में बोला जाता है, याद रखना। लद्दाख कहाँ पे बोला जाता है? इंडोनेशिया में। ये कंट्रीज का बहुत ज्यादा आता है, याद रखना। लद्दाख कहाँ पे बोला जाता है? इंडोनेशिया में बोला जाता है। रे कहाँ पे बोला जाता है? रे बोला जाता है वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में बोला जाता है। कोनुको कहाँ पे बोला जाता है? कोनुको। ठीक है। कोनुको कहाँ पे बोला जाता है? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में जो जगह वेनेजुएला। कोनुको कहाँ पे बोला जाता है? वेनेजुएला में। रे वियतनाम में। लद्दाख इंडोनेशिया में। मसोले आपने सुना होगा, मसोले ये सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है। कहाँ पे? मसोले कहाँ पे बोला जाता है? सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है मसोले। उसके बाद रोका कहाँ पे बोला जाता है? ये रोका बोला जाता है ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। देखो 5 कंट्रीज के नाम बताएं जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि रोका कहाँ पे बोला जाता है? ब्राजील में। मसोले कहाँ पे बोला जाता है? सेंट्रल अफ्रीका में। रे वियतनाम में। लद्दाख इंडोनेशिया में। कोनुको वेनेजुएला में। ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए। और इंडिया के भी मैंने बहुत सारे बता दिए और किस किस नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 37 पे। एंथ्रासाइट कोल आज ही किया है हमने। ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है। बोल रहे हैं कि ये हार्डर है, मोर लस्ट्रस है देन अनदर टाइप ऑफ कोल। दूसरे कोल से ये ज़्यादा हार्ड है और क्या है? लस्ट्रस है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? सही है। ठीक है। ये तो है। बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड का जो टोटल कोल है वो एंथ्रासाइट है। बिल्कुल भी नहीं, ओनली अप्रोक्स 5% जो कोल है वर्ल्ड का वही जो है हमारा एंथ्रासाइट है। थर्ड बोले पेनिसलाइवा एंथ्रासाइट फील्ड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। बोले कि जो पेनिसलाइवा जो एंथ्रासाइट फील्ड है वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। याद रखना पेनिसलाइवा जो है वो अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक है। तो वो कहाँ पे है? यूएसए में है, साउथ अमेरिका में नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, केवल एक ही स्टेटमेंट बची जो हमारी सही है। उसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है। हमारी कंट्री क्या टोटल वर्ल्ड में 80% जो कोल है वो बिटुमिनस कोल है। कितना है? 80% जो कोल है वो क्या है? बिटुमिनस है। ठीक है। बिटुमिनस कोल है, याद रखना। ओनली 5% के आसपास ही जो हमारा कोल है वो एंथ्रासाइट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो किस में आते हैं। बोले कि जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो बोथ सरफेस और ग्राउंड वाटर है उनमें एज देयर सोर्स, वाइल जो मेजर और मीडियम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेनली सरफेस वाटर से अपने जो उसको एक्सट्रॉय करते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो सरफेस से भी ले सकते हैं, ग्राउंड वाटर उनका सोर्स होता है, लेकिन जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं वे मेनली सरफेस वाटर ही लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोले ड्रिप इरिगेशन। बोल रहे हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रे और जो माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो बबलर इरिगेशन है, ये सारे फरो इरिगेशन कैटेगरी के हैं। याद रखना जो ये ड्रिप ये सारे है ना, ये फरो के नहीं है, ये किसके? लोकलाइज्ड इरिगेशन के पार्ट है। किसके? लोकलाइज्ड इरिगेशन के पार्ट है, ना कि फरो के। फरो में अलग आते हैं। फरो अलग है जिसमें मेनली स्मॉल चैनल्स बनाए जाते हैं फील्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे कि कैनाल्स बना दी वैसे बनाए जाते हैं। तो ये फरो अलग है। और ड्रिप इरिगेशन मेनली लोकलाइज्ड इरिगेशन में आता है। तो दो टाइप की इरिगेशन होती है, एक लोकलाइज्ड होती है, एक फरो होती है। तो ये जो ड्रिप और स्प्रे वाला है ये आता है लोकलाइज्ड इरिगेशन में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है। समझ में आया कि ड्रिप एंड इसमें क्या बात चल रही है, कौन सा है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है पूछिए हमसे। ठीक है। हमसे पूछिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में। बोल रहे हैं कि इट इज़ प्रैक्टिस इन इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड एल्टीट्यूड। मिड एल्टीट्यूड के सेमी एरिड लैंड में ये पाई जाती है।
तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये तो यहाँ पे पाई जाते हैं। वीट ये इसकी प्रिंसिपल क्रॉप है, ये भी सही है। साइज ऑफ फॉर्म जो है इसमें लार्ज होता है। अभी मैंने बताया था कि जो एक्सटेंसिव होगा उसमें क्या होगा, फार्म का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, और एंटायर जो कल्टिवेशन होगा वो मैकेनाइज्ड होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो, देयर इज हाई यील्ड पर एकड़ विद हाई यील्ड पर पर्सन, ठीक है, हाई यील्ड पर एकड़ एंड हाई यील्ड पर पर्सन, ठीक है। देखो यहाँ पे हाई यील्ड पर पर्सन तो होती है, हाई यील्ड पर पर्सन तो होती है, लेकिन यहाँ पे हाई यील्ड पर एकड़ नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हाई यील्ड पर एकड़ जो होती है वो कम होती है, और जो पर पर्सन यील्ड होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए एक्सटेंसिव में मैंने बताया था लार्ज फार्म्स का यूज़ होता है, कमर्शियल में उसमें क्या हो जाती है, जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है। इसीलिए जो मेडिटेरेनियन है वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, ना कि एक्सटेंसिव में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। तो डी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया इसका, ठीक है। तो क्योंकि हमें बतानी थी कौन सी चीज़ सही नहीं है, सही तो हमारी डी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो एक्सटेंसिव में होती है वो कम होती है, ठीक है। अभी इसीलिए मैंने मेडिटेरेनियन का आपको दिखाया था पूरा पढ़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हमें बताना है फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में, ये भी हम अभी कर चुके थे। दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। देखो ये ऐसे कंपोनेंट पार्ट पे डिपेंडेंट होती हैं जो कहीं भी मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है। फुटलूज इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन। देखो अगर इतना ज़्यादा पोल्यूशन करेंगी तो इनको वहाँ पे सेटअप कौन होने देगा, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी सेटअप, अगर ये कहीं पे भी सेटअप हो रही है इसका मतलब इनका पोल्यूशन पोटेंशियल बहुत कम है। थर्ड है, दीज इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड इन रिमोट एरिया। ऐसा नहीं है, ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, केवल रिमोट एरियाज में ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ये होती है फुटलूज इंडस्ट्री। नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी एसेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मेनली रोड नेटवर्क के पास होती हैं। इनके एंड प्रोडक्ट्स भी काफ़ी स्मॉल होते हैं, चीप होते हैं, जिनको आप ईजी तरीके से मूव कर सकते हो, उनको बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या बोलता है, स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि क्या है, देखो ये बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर है। याद रखना, स्वनिधि से समृद्धि ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जो डेली वेज अर्नर्स है उनको बिल्कुल ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। ये भी स्टेटमेंट से कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको वो कोशिश कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं इसको, सॉरी एक चीज़ देखो, मैं भी इसमें एक चीज़ गलत कर दी। क्या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, ये सोशल सिक्योरिटी डेली एज अर्नर्स को नहीं देता है, ठीक है। याद रखना कहाँ मेरा दिमाग है। स्वनिधि, स्वनिधि आपने सुना होगा, स्वनिधि जो है ये किसके लिए दिया जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है ये मनी, स्ट्रीट वेंडर्स को ये मनी दी जाती है, ना कि डेली एज वर्कर्स को, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको, डेली एज वर्कर्स को नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी। समझ में आया, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इसमें एक माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, पीएम स्वनिधि स्कीम, आपने सुना होगा पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसमें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अप्रोक्स 10,000 रुपीज़ जो है वो उनको दिए जाते थे, किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को। और सिडबी इसका टेक्निकल पार्टनर था, सिडबी इसका टेक्निकल पार्टनर था। पीएम स्वनिधि जो योजना थी आपने सुनी होगी, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। तो यही है स्वनिधि से समृद्धि, ये सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा स्ट्रीट वेंडर्स को, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें बताना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस की बढ़ेगी तो क्या क्या फैक्टर होंगे जिसके कारण बढ़ेगी। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी तो और ज़्यादा आएगी, बिल्कुल। फर्टाइल लैंड होगी तो भी आएंगी, बिल्कुल। लैंड फॉर्म अच्छे होंगे तो भी आएगी, बिल्कुल। ई माइग्रेशन, अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी थोड़ी ना, उससे तो कम होगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे।
हमें बताना है मिक्का के बारे में, मिक्का के बारे में बताना। चलो देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है, इंडिया हैज़ ए नियर मोनोपोली इन प्रोड्यूसिंग ऑफ मिक्का, प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, टोटल प्रोडक्शन का जो है, ये बोल रहे हैं कि इंडिया में नियर मोनोपोली है इसकी, किसकी, मिक्का की, ठीक है, मिक्का की मोनोपोली। तो बिल्कुल इंडिया में मिक्का की नियर मोनोपोली है, और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन का इंडिया प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, आपको गलत लगेगी लेकिन सही है, ठीक है। इन इंडिया राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिक्का, राजस्थान में जो है वो मिक्का के लार्जेस्ट डिपॉजिट है। याद रखना आंध्र प्रदेश में ज़्यादा डिपॉजिट है, याद रखना आंध्र प्रदेश में इंडिया के 41% से ज़्यादा जो हैं वो डिपॉजिट हैं, उसके बाद राजस्थान आ जाता है। सो सबसे ज़्यादा जो मिक्का के डिपॉजिट्स हैं वो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है मिक्का हैज़ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, दैट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि ये सारे ही फीचर्स हैं उसमें। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और मिक्का जो है, याद रखना, वो क्या है, एक माइनर मिनरल है। कौन सा मिनरल है, मेजर मिनरल नहीं है, एक माइनर मिनरल है, ठीक है। मिक्का क्या है, एक माइनर मिनरल है, और बेस्ट क्वालिटी जो इसकी पाई जाती है वो नेल्लोर आंध्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेल्लोर आंध्रा में इसकी बेस्ट क्वालिटी पाई जाती है, बेस्ट क्वालिटी का जो मिक्का होता है वो पाया जाता है। ये देखो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, इसमें जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वहाँ पे मिक्का के मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं। देखो ये हो गया, यहाँ पे नेल्लोर आंध्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में अजमेर, मेवाड़ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली जो मिक्का है ये 2 ही स्टेट्स में मेनली पाया जाता है, और थोड़ा बहुत हजारीबाग और पटना यहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे मेनली जो मिक्का है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना हमेशा के लिए, मेनली आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है मिक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हमें बताना है किसके बारे में, मैग्नीज के बारे में, ठीक है। मैग्नीज के बारे में बोल रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड पेस्टिसाइड, ब्लीचिंग पाउडर और पेस्टिसाइड बनाने के काम आता है ये। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बनाने के काम आता है। ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग मिलती है, क्योंकि इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो वर्ल्ड में कौन है, साउथ अफ्रीका है। कौन है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील नहीं है। कौन है, साउथ अफ्रीका। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं जापान जो है इंडिया के मैग्नीज का लार्जेस्ट बायर है। बिल्कुल जो जापान है वो इंडिया के मैग्नीज का लार्जेस्ट बायर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया, डी। अब देखो कुछ चीज़ें आपको पता नहीं चल, इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, याद रखना उड़ीसा। अब मैग्नीज का इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, उड़ीसा, उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये है मैग्नीज के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इंडिया में। और ब्राज़ील तो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, ठीक है। जापान जो है इंडिया का 2/3 एक्सपोर्ट्स जो है मैग्नीज का इंडिया का वो जापान में जाता है, ठीक है। तो ये सबसे समझ में आ गया। मैग्नीज जो है याद रखना आयरन और जो फेरो एलॉयज हैं उनके लिए भी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी मतलब इस एज ए रॉ मटेरियल मैग्नीज होता है, और धारवाड़ सिस्टम के साथ में लिए एसोसिएटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हमें बताना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या क्या है। अभी हमने देखा मैग्नीज तो है ही, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, ये सारे ही जो हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एज ए बेसिक मटेरियल यूज होते हैं, याद रखना, ठीक है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज, फायर क्ले, ये सारे ही इस इंडस्ट्रीज के लिए क्या होते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। हमें बताना है कि किसके बारे में बात चल रही है, जो ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है। बोल रहे हैं कि इसका जो मेन एम होता है वो होता है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, ताकि हम उसमें मॉडर्न इनपुट्स लगा सकें, हाई प्रोडक्टिविटी हो सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहे। ये जनरली जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे फॉलो की जाती है। पॉपुलेशन कम में कौन सी की जाती है, यहाँ पे की जाती है कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी की जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, फार्म्स बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, मशीनरी का यूज़ किया जाता है, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इट कैन बी आइदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव भी हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकती है, तो दोनों ही हो सकती है। तो कमर्शियल फार्मिंग को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके बारे में बात चल रही है, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हमारा क्या हो गया, सी।
ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में मैंने बताया था, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है, लाइव स्टॉक को भी रेज किया जाता है और फार्मिंग भी की जाती है। सब्सिस्टेंस में क्या किया जाता है, मेनली केवल ताकि अपना लाइफ बिता सकें, केवल उतनी सी का ही प्रोडक्शन किया जाता है, ज़्यादा का नहीं किया जाता है। नोमैडिक फार्मिंग आपको पता ही है, नोमैडिक में कभी इधर की कभी उधर की, ठीक है। झूमिंग कल्टीवेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहे हैं जे फोम क्या है। देखो जे फोम एक टाइप का रिसिट मान लो, ये एक सेल रिसिट है जो फार्मर्स को मंडीज में मिलती है ताकि उनके प्रोडक्शन के लिए। क्या होता है, मान लो कि आपने किसी फार्मर ने मंडी में जाके गेहूं बेचा, तो उसके लिए एक उनको रिसीट मिलेगी, ठीक है, ऑनलाइन रिसीट मिलेगी, उनको जे फॉर्म उसको बोल देते हैं, ताकि फार्मर कहीं पे भी दिखा सके कि उसका इतने रुपए का जो है वो सेल हुई है, और उसके बेसिस पे, उस मनी के बेसिस पे उसको कहीं पे लोन वगैरह या कुछ मिल जाए, उसको बोलते हैं जे फॉर्म, ठीक है। याद रखना ये पंजाब में स्टार्ट की गई है। द सेल रिसिप्ट ऑफ ए फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मंडी। पहले ये आड़तियाज को दी जाती थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट फार्मर्स को दी जाती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आड़तियाज क्या करते थे, फार्मर्स को देते ही नहीं थे और खुद उससे बेनिफिट उठाते थे, तो अब ये फार्मर को दी जाने लगी। एक टाइप की सेल रिसिट है जो फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मेनली दी जाती है, और ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे की गई है, ये पंजाब में मेनली स्टार्ट की गई है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, कि बोल रहे हैं कि ये एक लार्ज पेनिनसुला है जो मेनली यूरोप और एशिया को जोड़ता है। देखो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला पेनिनसुला एक ही है। अगर अभी भी आपने इसका आंसर, यहाँ तक ही आपका आंसर लग जाना चाहिए। देखो मेरे दिमाग में तो आ गया कि कौन सा यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक पेनिनसुला कौन सा है। ग्रीस है, बिल्कुल भी नहीं है। साइप्रस है, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उसके अंदर है। टर्की है, ठीक है। कौन सा कंट्री है, टर्की है, जो मेनली यूरोप और एशिया को जोड़ता है, और इसकी बाउंड्री जो है बुल्गारिया से भी लगती है। डार्डिनल स्ट्रेट है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, बोस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये है हमारी टर्की, ठीक है। इस्तांबुल इसकी फेमस सिटी है, एक टर्की है, और ब्लैक सी के अराउंड है, ये आपने सुना होगा। यहाँ पे रशिया, ये मान लो ब्लैक सी है, ये रशिया है, यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ रोमानिया है, यहाँ बुल्गारिया है, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे जॉर्जिया है। तो ये 6 कंट्रीज हैं अराउंड ब्लैक सी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे टर्की है, तो यहीं पे जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे डार्डिनल स्ट्रेट है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे बोस्फोरस स्ट्रेट है, ये सारी स्ट्रेट हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके टर्की के नीचे ही एक कंट्री आती है, साइप्रस, ठीक है। टर्की के साइड में इधर आ जाता है ग्रीस, ठीक है। रोमानिया अभी मैंने बता दिया, ये रहा रोमानिया। तो ये सारी कंट्रीज का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप मैप में जाके देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये है टर्की का मैप आपको जो मैं दिखा रही थी, ठीक है। यहाँ पे इस्तांबुल सिटी है, यहीं पे बोस्फोरस स्ट्रेट है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे डार्डिनल स्ट्रेट है, ठीक है। ये बुल्गारिया हो गया, ये रोमानिया हो गया। यहाँ पे नीचे किससे मिलता है, ये ग्रीस से मिलता है, ठीक है। ये ब्लैक सी है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे जॉर्जिया है, ठीक है। एक वान लेक, सबसे बड़ा लेक है यहाँ पे। नीचे एक साइप्रस सिटी है, ठीक है। यहाँ पे सीरिया से भी इसका बॉर्डर मिलता है, इराक से इसका बॉर्डर मिलता है, इधर इसका अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इनसे भी इनका बॉर्डर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा, ठीक है। टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस इतना सही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हमें बताना है कॉपर के बारे में, ठीक है। बोल रहे हैं कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कॉपर रिजर्व्स। तो याद रखना, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कॉपर रिजर्व्स में, इंडिया इंपोर्ट करता है कॉपर को, ठीक है। इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेकंड बोल रहे हैं कि इन इंडिया द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स आर मेनली लोकेटेड इन उड़ीसा। मेनली जो है उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो याद रखना, जो मेनली डिपॉजिट्स हैं जो कॉपर के, वो मेनली झारखंड, एमपी, राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, झारखंड, एमपी, राजस्थान में मेनली पाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं पाए जाते, उड़ीसा में नहीं पाए जाते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं कि माइनिंग कॉपर इज कॉस्टली एंड टेडियस अफेयर्स एज कॉपर ओर्स कंटेन्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल। बिल्कुल, जो कॉपर को माइन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जो कॉपर ओर्स हैं उसमें कॉपर का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट ही केवल हमारी इसमें करेक्ट है, और जो फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, रॉन्ग है,
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। समझ गए। और ये मेनली कहाँ पे यूज़ होता है कॉपर, मेनली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मेनली ये यूज़ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 49 हमारा हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है कि हमें इंडिया की सोलर एनर्जी के टारगेट्स के बारे में बात करनी है कि क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। सबसे पहले इंडिया जो है करंटली सेकंड है इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में। देखो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया की रैंक जो है ना वो 5th है। कौन सी है, 5th है। अगर विंड एनर्जी की बात करें तो उसमें इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी में इंडिया 4th है। विंड एनर्जी में इंडिया 4th है, और जो सोलर एनर्जी है उसमें इंडिया 5th है इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया डी। सेकंड क्या है, सिंस 2011 इंडिया सोलर सेक्टर हैज़ ग्रोन एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर मोर देन 50%। बिल्कुल, इंडिया 2011 के बाद बहुत ज़्यादा कंपाउंड रेट से इंक्रीज की है सोलर पावर में। थर्ड है, इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 300 गीगावाट बाय 2030 अंडर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। बिल्कुल, नेशनल सोलर मिशन के अंडर इंडिया ने 300 गीगावाट 2030 तक अचीव करने की कोशिश की है। बोल रहे हैं कि इतने हम सोलर पावर से अचीव कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो था, ये जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन था, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, आपने सुना होगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका एक सब पार्ट है। और ये 2008 में लॉन्च किया गया था और 2010 में इसको अप्रूव किया गया था। इसमें क्या था कि हम 2022 तक 100 गीगावाट की जो एनर्जी है वो लेंगे, 100 गीगावाट की जो एनर्जी है उसको बनाएंगे, जिसमें से जो 40 गीगावाट की जो एनर्जी होगी वो होगी रूफटॉप एनर्जी। ठीक है, और जो 60 गीगावाट की जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऐसा था 2022 तक कितना बनाने वाले थे, लेकिन अब हम कितना बनाने वाले हैं, अब हम 2030 तक 300 गीगावाट तक हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टारगेट्स इसके बारे में। तो हमारे इसी नोट पे जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं आज के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और आप टेलीग्राम पे जाके इसकी PDF देख सकते हो। जब ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसकी PDF हम डाल देंगे विद दी लिंक ऑफ लेक्चर देयर ऑल्सो। ठीक है, तो बस चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।